आज हम बात करेंगे 2024 को लेकर, आखिर कैसे बीजेपी और इंडिया अलायंस अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। एक तरफ वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी 303 सांसदों को ये ताकीद करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 में हमें अपने साथियों की संख्या बढ़ानी है, यानी 303 सांसदों की संख्या बढ़ाकर 340, 350, 400 तक लेकर जानी है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक जिसको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। अलग अलग नेता अपनी अपनी ढफली के साथ अपने अपने राग को गाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर 2024 में विशाल जीत के लिए अपने सांसदों को मंत्र दे रहे हैं और उस हॉल को और खचाखच भरा हुआ देखना चाहते हैं जिसमें सभी 303 सांसद बैठे हुए नजर आए। संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस की, जिसमें आगे का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बहुमत का आंकड़ा इंडिया अलायंस तय कर पाएगा और कैसे मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है, इन बातों पर चर्चा होगी। लेकिन एक तरफ बीजेपी की तैयारी मुकम्मल नजर आती है, बीजेपी की तैयारी ज्यादा मजबूत नजर आती है, ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पूरी तैयारी बिखरी हुई नजर आती है। विपक्ष फिलहाल हंगामा कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सदन के बाहर जहां निलंबित सांसदों ने हंगामा किया, तो वहीं सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। एक बार फिर से सदन की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हो पाया। तमाम 92 सांसदों के निलंबन का जो मामला है वो आज सदन के अंदर उठाया गया। थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने जा रही है और एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की ये 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूं और इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी योजनाओं को लेकर, मोदी की गारंटी को लेकर, अपने चेहरे को लेकर अपने 303 सांसदों को ये बार बार जीत का मंत्र दे रहे हैं कि आपको 2024 में इन 303 सांसदों की संख्या बढ़ानी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों की तैयारी क्या होगी, विपक्षी दलों की तैयारी क्या होगी, ये आज होने वाली बैठक पर निर्भर करेगा। हालांकि इससे पहले भी 3 बार इंडिया अलायंस की बैठक हो चुकी है, लेकिन उस बैठक का नतीजा क्या निकला ये अभी तक किसी के सामने नहीं है। सीट शेयरिंग क्या होगी, ममता बनर्जी किसके साथ जाएंगी, अखिलेश यादव पीडीए वाले फॉर्मूले को लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन चेहरा होगा, ये अभी तक इंडिया अलायंस तय नहीं कर पाया है। तो आज एक बार फिर से इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है। एक बार फिर से आज जो मोदी विरोधी मोर्चा है एकजुट होने जा रहा है, जिसके लिए एक एक करके इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी। लेकिन दिल्ली पहुंचने के सिलसिले के साथ ही कैसे एक एक नेता अपनी अपनी बात कह रहा है और कैसे हर एक नेता की बात एक दूसरे से अलग नजर आ रही है, वो इंडिया अलायंस की दरारों को बताने के लिए काफी है। आपको जानकारी दे दें कि 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद इंडिया गठबंधन की ये पहली मीटिंग है, लेकिन मीटिंग से पहले ही इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। उद्धव गुट कांग्रेस पर तंज कस रहा है, उसे अहंकारी बता रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक से पहले गठबंधन के नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हैं, उन्हें 24 का प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में लगातार लगी हुई है। इस बीच एक जानकारी आपको दे दें, खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, 24 के लिहाज से क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के लिहाज से दी जा सकती है, क्या शिवराज सिंह चौहान को लाया जा सकता है केंद्र में, और इससे इतर मध्य प्रदेश में अभी जो कैबिनेट विस्तार होना है उसमें शिवराज की भूमिका क्या रहेगी, क्या शिवराज की बातों को तरजीह दी जाएगी, इन तमाम बातों पर जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। नतीजों के बाद शिवराज पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम पहले से ही दिल्ली में मौजूद है क्योंकि अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होनी है। इन सब के बीच शिवराज का जेपी नड्डा से मिलना कई मायनों में खास हो जाता है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, आज शिवराज नतीजों के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, क्या मायने इसके निकाले जाए, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी तय होने जा रही है शिवराज को लेकर?
देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, 3 तारीख को जब से नतीजे आए थे तब से लेकर 13 तारीख को जब से मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई थी, शिवराज दिल्ली नहीं गए थे और उनका सबसे बड़ा बयान आया था कि दिल्ली जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। कयास तमाम राजनीतिक क्षेत्रों में लगाए जा रहे थे कि नाराजगी भी दिखाई दे रही है उनकी, जिसके चलते उनके इस तरीके के बयान आ रहे हैं। परसों भी अगर ये देखेंगे, जब जेपी नड्डा से खुद तमाम बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो मिले, मुख्यमंत्री मोहन यादव मिले तमाम मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, शिवराज उसमें नहीं थे, जिसके बाद से ये समझा जाने लगा था कि नाराजगी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय नेतृत्व के प्रति है। ऐसा विपक्ष भी लगातार कर रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस नाराजगी के कयासों को भी दूर करने के लिए बुलाया गया है। 24 का चुनाव पास में है, लोकसभा के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और कहीं ना कहीं समझाइश की बात भी कही जा रही है कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं ये लगातार मैसेज दे रहे हैं कि नाराजगी है जो बीजेपी का मूल चरित्र नहीं है। क्योंकि जब 15 महीनों की बीजेपी की जब कांग्रेस की सरकार रही थी, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान पूरे जगह घूम घूम कर दौरे भी करते थे, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी की सरकार है, ऐसे में उनका लगातार जाना कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी दे रहा है और उनके बयान भी मैसेज दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान आज जब जेपी नड्डा से मिल रहे हैं तो 24 में उनकी क्या जिम्मेदारी होगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। क्योंकि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें राष्ट्रीय सदस्यता दल का अभियान बीजेपी ने बनाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या केंद्र में बड़ा मंत्री पद मिल सकता है? क्योंकि कल उन्होंने बताया कि मेरी तमाम रुचि जो है वो महिला कल्याण से लेकर बाल कल्याण और पर्यावरण को लेकर भी है। उन्होंने एक मैसेज देने की भी कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कोशिश भी की कि अगर केंद्र में लाया जाता है तो मैं किन विभागों में कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें बेहतर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उनकी नाराजगी को लेकर कि मंत्रिमंडल गठन की चर्चा उनसे नहीं की गई, तो जो संभावित मंत्रिमंडल गठन होना है अभी डॉक्टर मोहन यादव का, मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं, उस बारे में भी चर्चा की जाएगी और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, बीजेपी अपने तमाम लोगों को जो दिग्गज रहे हैं उन्हें तरजीह देती है। लेकिन इस बयान के बिल्कुल, जितने भी दिग्गज नेता हैं जिनकी नाराजगी की खबरें सामने आई, खासकर शिवराज सिंह चौहान के जो बयान खुलकर सामने आए, उसके बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शिवराज को मैनेज करना है, उनकी नाराजगी को दूर करना है, उनके कद को देखते हुए, उनके समर्थकों को देखते हुए उन्हें कोई ऐसी जिम्मेदारी भी देनी है जिससे 2024 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान ना उठाना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी अपने नेताओं से मुलाकात कर रही है, एक तरफ बीजेपी 2024 के लिए अभी से अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और साफ संदेश बीजेपी दे रही है कि हमारे पास सशक्त चेहरा है, हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके लीडरशिप में 2024 का चुनाव बीजेपी जीतेगी और इससे भी बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, यानी 303 सांसदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस की जो दरारें हैं, जो इंडिया अलायंस के नेताओं में सरफुटव्वल की स्थिति है, वो साफ तौर पर खुलकर सामने आ रहा है, वो मीडिया के सामने आ रहा है। चाहे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे हो, चाहे बंगाल से ममता बनर्जी हो, चाहे फिर बिहार से नीतीश कुमार हो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी की महत्वाकांक्षाएं, इन सभी के बयान अलग अलग हैं और ये बताते हुए काफी हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगा, किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय कर पाना इंडिया अलायंस के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसकी जानकारी आप ऐसे समझिए कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि जरूरी नहीं है कि संयोजक ही गठबंधन का नेतृत्व करे, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में मीटिंग में सबको खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। यानी उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते कि जो इसके संयोजक हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करें। नीतीश कुमार के समर्थक उनके लिए पोस्टर लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, ऐसी मांग की जा रही है। इसीलिए चुनौती इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी है। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में, तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूँगा, फिर देखते। देखो, कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा।
अब देखिए कोऑर्डिनेटर कौन होगा ये इंडिया अलायंस तय नहीं कर पा रहा है, और इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेटर से कोई गलत मैसेज ना चला जाए, वो नेता अपने आप को बड़ा ना समझने लगे, उसके चेहरे को 24 में प्रोजेक्ट ना कर दिया जाए, इसके लिए अपने ही जो साथी हैं वो उनकी बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। एक और दिलचस्प बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो दोपहर 3 बजे दिल्ली में होनी है, जिसके लिए इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इन सबसे इतर अरविंद केजरीवाल एक्टिव हैं। अरविंद केजरीवाल इन नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रही हैं, नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। केजरीवाल जब तमिलनाडु भवन पहुंचे थे तो उनका स्वागत डीएम के सांसद टीआर बालू ने किया था। फिलहाल केजरीवाल और स्टालिन की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और दिल्ली के सीएम वहां से रवाना हो चुके हैं। अब इस बैठक के मायने क्या हैं? क्या अरविंद केजरीवाल किसी तीसरे मोर्चे की गुंजाइश को तलाश रहे हैं? इससे पहले भी आपको याद होगा कि एमके स्टालिन से मुलाकात अखिलेश यादव की भी काफी चर्चाओं में रही थी, अरविंद केजरीवाल की भी मुलाकात काफी चर्चाओं में रही थी, और उन कार्यक्रमों में कांग्रेस को ना बुलाना भी काफी चर्चाओं का विषय रहा था। इससे पहले कल केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी 1-to-1 मुलाकात की थी। ममता बनर्जी कल खुद केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंची थी। ममता के बाद उद्धव ठाकरे केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। केजरीवाल के साथ मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अरविंद सावंत और प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थे। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले केजरीवाल अलायंस के बड़े नेताओं से पर्सनल मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के मन में आखिर क्या चल रहा है? क्या जो महत्वाकांक्षाएं हैं इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं की, वो महत्वाकांक्षा ही आने वाले वक्त में चुनौती बन सकती है इंडिया अलायंस की एकता को लेकर? अरविंद केजरीवाल की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आ गया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि देश में संविधान को बचाने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, और ये मुलाकात उसी को लेकर थी। राघव चड्ढा ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर ही मुलाकात थी, लेकिन जब 3 बजे मुलाकात होनी है, जब तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ मिलना है, विपक्षी नेताओं को मिलना है, तो अरविंद केजरीवाल 1-to-1 मुलाकात क्यों कर रहे हैं? आपको सुनाते हैं राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे करे, उन नेताओं ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, बंद कर दिए, और उन्हें गले लगाकर अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया। इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए। मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। आज देश में जो हालात हैं, कैसे डे बाय डे इस देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को असॉल्ट किया जा रहा है, उस विषय पे चर्चा हुई, बिल्कुल हुई। और देश में कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, कैसे सब साथ आए, इस देश के संविधान को बचाएं, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया संविधान है, उसकी रक्षा करें हम सब लोग मिलकर, उस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। तो राघव चड्ढा के बयान से इतना तो तय है कि राघव चड्ढा भी ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो मोदी सरकार को चुनौती दे सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल से ही मोदी सरकार कहीं ना कहीं डरती है। यानी राघव चड्ढा भी अपने नेता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कौन होगा इंडिया अलायंस का नेता, किसकी लीडरशिप में इंडिया अलायंस 2024 के चुनावों में उतरेगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। देखिए, आज चौथी बैठक है, और इस चौथी बैठक में क्या कोई फॉर्मूला इंडिया अलायंस देश के सामने रख पाएगी, ये तो मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन इससे पहले 24 की रेस में अपने आपको प्रधानमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश है, वो इस गठबंधन के नेताओं की तरफ से की जा रही है। अरविंद केजरीवाल 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं सामने आ चुकी हैं। उनके समर्थक अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं, और इस बैठक से ठीक पहले बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर उनके समर्थकों ने लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री फेस बनाए जाने की मांग की गई है।
पोस्टर में लिखा गया है कि 2024 में देश मांगे नीतीश कुमार। अब पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। मतलब नीतीश ने यह मैसेज दे दिया है कि उनकी अगुवाई के बिना गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। ये वो पोस्टर हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पोस्टर जरूर नीतीश की जो दावेदारी है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ये पोस्टर इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले लगना ये बता रहा है कि आज जब नेता बैठेंगे तो वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर बैठेंगे। और यही चुनौती इंडिया अलायंस के लिए होगी कि एक तरफ बीजेपी है जिसका नेता क्लियर है, जिसके विजन क्लियर है, जो मोदी की गारंटी पर 24 के चुनाव लड़ने के लिए उतर रही है, तो दूसरी तरफ बिखरा हुआ इंडिया अलायंस नजर आता है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता उन्हें गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर फेस बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनना तो दूर, वो तो कन्वीनर भी नहीं बनाए जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेटर भी नहीं बनाए जाएंगे। सबसे पहले जरूरी क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो हम लोग के गार्जियन और बिहार के विकास पुरुष हैं, जिन्होंने बिहार को एक नई दशा और दिशा दिया, उनको इंडिया गठबंधन को चाहिए कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। क्योंकि अगर हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम स्वच्छ छवि के नेता हैं, ईमानदार छवि के नेता हैं, अगर हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते हैं तब जाके हम 2024 में भाजपा को पराजित कर पाएंगे। अगर हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ते हैं और हम किसी और को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाते हैं तो 2024 का चुनाव हम लोग के लिए काफ़ी कठिन होगा। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूर्व में बैठक जो होना है उसमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घोषित करें। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए अज्ञातवास में जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि पंजाब में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये बैठक केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पानी के लिए बैठक हो रही है। इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। अब देखिए, बीजेपी चुटकी ले रही है। जाहिर सी बात है कि दूसरे के घर की दरारें नजर आ रही हैं, तो बीजेपी इस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है और बता रही है इंडिया अलायंस का कोई भी मजबूत दावेदारी नहीं होगी, कोई भी चुनौती इंडिया अलायंस पेश नहीं कर पाएगा 24 के चुनावों में। बिहार से नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अखिलेश यादव अलग बात कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं और अब इसमें झारखंड भी ऐड हो गया है। मीटिंग से पहले जेएमएम सांसद महुआ माझी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां जो पार्टी मजबूत होगी उसे सीट मिले। चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। आने वाले चुनावों में जो गलतियां पिछले चुनावों में की गई हैं, उन गलतियों को रिपीट ना करें। ये काफ़ी अंतराल के बाद ये मीटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबने अपनी अपनी रणनीति बनाई होगी और क्या बात करनी है वहीं सबके साथ मिल बैठकर बात होगी। और चुनाव नज़दीक है और इस बार के चुनाव में जो भी गलतियां हुई होंगी जिसके कारण कई सीट्स लूज़ किए गए, वो उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सब लोग बहुत सोच समझकर आगे का कदम उठाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जहां पर जिसके कैंडिडेट स्ट्रांग हैं वो सीट उन्हीं को मिलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जा रहा है, आपस में मिला जा रहा है। तो जिसके जहां पर कैंडिडेट स्ट्रांग है, जिसका जहां पर जनाधार है, यानी एक क्षेत्रीय दलों की मांग है और एक क्षेत्रीय दलों की मांग कांग्रेस के लिए ही है। ये कांग्रेस पर ही निशाना है कि जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर बड़े भाई के तौर पर सीटें छोड़नी होंगी कांग्रेस को, और ये जरूर चुनौती कांग्रेस के सामने रह सकती है। अब इसी गठबंधन की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे कैसे अपनी तेवर दिखा रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। मीटिंग से पहले शिवसेना के उद्धव गुट ने कांग्रेस को बेहद तल्ख लहजों में नसीहत दे डाली है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूछा गया है कि इंडिया के रथ का सारथी कौन है। इस रथ में 27 घोड़े हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है। सारथी का मतलब कोई चेहरा नहीं है। किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा ये तय अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते रथ अटक गया है। सामना में पूछा गया है कि 24 में मोदी के सामने कौन है, ये सवाल है। उस सवाल का जवाब देना होगा। हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसा कहना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा जैसा है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि 100 रसोइये भोजन का स्वाद खराब कर देते हैं। 3 राज्यों में हुई हार के बाद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कमजोर
कमजोर हुआ है, वो टूटा है। कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अपने अहंकार के साथ साथ इंडिया को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो उद्धव ठाकरे अपने तेवर साफ दिखा रहे हैं, कभी संयोजक को लेकर कहते हैं तो कभी नेता कौन होगा इसको लेकर उद्धव ठाकरे साफ तौर पर बयान देते हैं। और कुछ ऐसा ही बयान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब हार हुई थी कांग्रेस को, अखिलेश यादव की तरफ से भी दिया गया था। एक दूसरे पर घमंडी होने का आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने मोदी को चुनौती देने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं।